हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं और जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है केवल आंसर को डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसे देखिए और देखकर बतलाइए कि इसमें कहां पर एरर है। आप एक बार इसे देखिए और देखकर बतलाइए कि इसमें कहां पर एरर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ द मैन यूज्ड टू गो टू द पार्क। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर यूज्ड टू लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पर यूज्ड टू लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये यूज्ड टू एक्चुअली में है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, यूज्ड टू का यूज हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक हम लोग मॉडल के जैसा करते हैं और एक हम लोग एडजेक्टिव के जैसा करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा सोहन। हमने एक सेंटेंस लिखा सोहन यूज्ड टू वर्क हार्ड। हमने एक सेंटेंस लिखा सोहन यूज्ड टू वर्क हार्ड। हमने ये एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। और दूसरा हमने सेंटेंस लिखा सोहन इज यूज्ड टू वर्क हार्ड। सोहन इज यूज्ड टू वर्क हार्ड। अब देखिए ये दो सेंटेंस हमने लिखा है। इस दोनों सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यूज्ड टू का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो एक बात समझिएगा, ये जो यूज्ड टू लिखा हुआ है, यूज्ड टू का यूज हम लोग दो तरीके से करते हैं। अभी हमने कहा कि ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका मॉडल भी होता है। दोनों तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये एडजेक्टिव कब होता है और मॉडल कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू लिखा हुआ रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड टू लिखा हुआ रहे, तब समझ जाइएगा कि ये जो यूज्ड टू यहाँ पर लिखा हुआ, ये यूज्ड टू आपका मॉडल है। ये वाला यूज्ड टू जो है ये आपका मॉडल है। लेकिन अगर कहीं पर सब्जेक्ट के बाद, अगर कहीं पर कोई सब्जेक्ट लिखी हुई है और सब्जेक्ट के बाद दो चीज लिखा हुआ रहे, या तो कोई बी वर्ब लिखी हुई रहे या तो कोई गेट वर्ब लिखी हुई रहे। बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब होता है बी वर्ब। या समझिएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब या गेट वर्ब लिखी हुई हो और उसके बाद यूज्ड टू लिखा हो, तब समझ जाइए कि ये यूज्ड टू जो है ये आपका एडजेक्टिव है। ये यूज्ड टू आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये वाला यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए यूज्ड टू आपका मॉडल भी है, यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है और दोनों जगह देखिए टू लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह टू लिखा हुआ है, यहाँ भी टू है और यहाँ भी टू है। तो टू का यूज हम लोग दोनों तरीके से करते हैं, एडजेक्टिव के रूप, सॉरी, इन्फिनिटिव के रूप में भी करते हैं और प्रेपोजिशन के रूप में भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर टू लिखा होता है तो टू का यूज हम लोग दोनों तरीके से करते हैं। या तो ये आपका इन्फिनिटिव हो सकता है, या तो टू आपका इन्फिनिटिव होगा, या नहीं तो टू आपका प्रेपोजिशन होता है। दोनों चीज होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। टू आपका इन्फिनिटिव भी होता है, टू आपका प्रेपोजिशन भी होता है। अगर टू आपका इन्फिनिटिव होता है तो आप जानते हैं कि किसी भी इन्फिनिटिव के बाद हम लोग भी वन का यूज करते हैं। और अगर प्रेपोजिशन लिखी हुई है तो प्रेपोजिशन के बाद हम लोग भी फोर का यूज करते हैं। ये चीज आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद भी फोर का यूज किया जाता है। अब एक बात समझिएगा, ये जो मॉडल वाला टू है, ये वाला टू आपका इन्फिनिटिव है। मॉडल वाला टू जो होता है ये टू आपका इन्फिनिटिव होता है। लेकिन एडजेक्टिव वाला टू जो है, ये वाला टू जो है, ये आपका प्रेपोजिशन होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मॉडल वाला टू आपका इन्फिनिटिव होता है, जबकि एडजेक्टिव वाला टू आपका प्रेपोजिशन होता है। तो देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर यूज्ड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये यूज्ड टू आपका मॉडल है। ये यूज्ड टू जो लिखा हुआ ये आपका मॉडल है। और सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पर बी वर्ब है और तब यूज्ड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यूज्ड टू जो लिखा हुआ ये यूज्ड टू आपका एडजेक्टिव है। अगर मॉडल है तो ये वाला टू इन्फिनिटिव हो गया, और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये वाला टू आपका यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो इन्फिनिटिव के बाद V1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये V1 बिल्कुल सही है। लेकिन बताइए प्रेपोजिशन के बाद V1 का यूज कभी होता है? नहीं होता है। तो ये जो वर्क लिखा हुआ ये वर्क आपका गलत हो गया, इस वर्क के स्थान पर वर्किंग कर दीजिए। ये जो वर्क लिखा हुआ है इस वर्क के स्थान पर वर्किंग कर दीजिए। क्लियर हो गया?
अब यहां देखिए, यहां पर क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पर ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यूज्ड टू आपका मॉडल हो गया, ये यूज्ड टू आपका मॉडल हो गया। अगर ये यूज्ड टू मॉडल है तो ये वाला टू आपका इन्फिनिटिव हो गया, ये वाला टू इन्फिनिटिव है, और अगर इन्फिनिटिव है तो ये वाला V1 जो लिखा हुआ है, ये V1 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये V1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, और आपको पता है कि एंड जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। एंड के पहले अगर V1 है तो एंड के बाद भी V1 का यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस्ड लिखा हुआ है, ये V2 लिखा हुआ है, तो ये एंड किसको किसको जोड़ रहा है, ये एंड जोड़ रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये एंड जो है ये जोड़ रहा है इसको, एक इसको जोड़ रहा है, और एक ये एंड जोड़ रहा है इसको जोड़ रहा है, इस V1 को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए एंड के बाद यहाँ पर V2 है, लेकिन एंड के पहले देखिए यहाँ पर V1 लिखा हुआ, ये तो गलत हो गया। एंड से जब भी जुड़ेगा तो दोनों समान चीज होगा, अगर इधर V2 है तो इधर भी V2 होगा, या इधर V1 है तो इधर भी आपका V1 होगा, दोनों तरफ समान होना चाहिए। तो इस V1 को, ये जो गो लिखा हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो प्रैक्टिस लिखा हुआ, ये प्रैक्टिस आपका गलत हो गया, ये जो प्रैक्टिस लिखा हुआ ये प्रैक्टिस गलत हो गया, इसके बदले आप कर दीजिए प्रैक्टिस, इसके बदले आप प्रैक्टिस कर दीजिए, अब सेंटेंस सही हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैन यूज्ड टू गो टू द पार्क, कह रहा है कि वो आदमी जो है पार्क जाया करता था, एंड प्रैक्टिस योगा, और योगा किया करता था वहां पर, देयर, टिल द सनसेट, जब तक कि सूरज नहीं डूब जाता था तब तक कोई वो योगा किया करता था। अब लगे हाथों एक चीज और सीख ही लीजिए, देखिए दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका प्रैक्टिस, ये वाला प्रैक्टिस PRACTICE, और एक वर्ड होता है आपका प्रैक्टिस TISE होता है। तो ये जो CE वाला होता है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो CE वाला प्रैक्टिस होता है, ये प्रैक्टिस आपका नाउन है, ये वाला प्रैक्टिस आपका नाउन है, और ये जो SE वाला होता है, ये वाला प्रैक्टिस आपका वर्ब है, ठीक है। और जब ये नाउन का काम करता है तब इसका अर्थ होता है अभ्यास, जब ये नाउन का काम करेगा तब इसका अर्थ होगा अभ्यास, और जब ये वर्ब का काम करेगा तब इसका अर्थ होता है अभ्यास करना, इसका अर्थ होता है अभ्यास करना। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जो होता है दोनों तरह का काम करता है, बस स्पेलिंग में अंतर है, एक में CE होता है और एक में SE होता है। तो बस आपको ये चीज समझना है कि यूज टू आपका मॉडल भी हो सकता है, यूज टू आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये आपका आज का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ ही नीड नॉट एनी बुक टू टीच साइंस, कह रहा है कि उसे किसी भी किताब की जरूरत नहीं है साइंस को पढ़ाने के लिए। अब एक बात समझिएगा, दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका नीड, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है आपका नीड और एक वर्ड होता है आपका डेयर। इन दोनों का यूज, इसको सेमी मॉडल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम लोग कहते हैं इसको सेमी मॉडल कहते हैं, इसको कहा जाता है सेमी मॉडल। तो सेमी का मतलब होता है आधा, ध्यान दीजिएगा ये आधा मॉडल है, इसलिए चूंकि अगर ये पूरा मॉडल होता तो मॉडल वर्ब का यूज केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, लेकिन ये आधा ही मॉडल है, इसीलिए इसका यूज दोनों तरीके से किया जाता है, इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और इसका यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और इसका यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये सेमी मॉडल है, इसका यूज हेल्पिंग वर्ब और इसका यूज मेन वर्ब दोनों तरीके से किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब सोचिए इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब होगा, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी नीड लिखा हुआ है या अगर कहीं पर डेयर लिखा हुआ है, अगर नीड या डेयर लिखा हुआ है तब, और अगर इसके बाद नॉट लिखा हुआ रहे, नीड और डेयर के बाद नॉट लिखा हुआ रहे, तब समझ जाइए कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तब ये नीड और डेयर जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर नीड और डेयर के बाद नॉट लगा हुआ रहे
तब समझ जाइए कि ये नीड और डेयर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नीड के बाद नॉट लगा हुआ है, नीड के बाद नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो नीड यहाँ पर लिखा हुआ ये नीड आपका आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये जो नीड है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आप एक चीज हमें बता दीजिए, क्या किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज मेन वर्ब के बिना होता है क्या? नहीं होता है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज मेन वर्ब के बिना नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब सोचिए, अगर ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो बताइए इसमें कहां पर मेन वर्ब है? मेन वर्ब कहीं पर है? नहीं है। एक बात और समझिएगा, ये जो 2+V1 लिखा हुआ ये आपका इन्फिनिटिव है, ये जो 2+V1 लिखा हुआ है ये आपका इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव का यूज कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इन्फिनिटिव का यूज कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये मेन वर्ब नहीं है तो अब कहीं पर मेन वर्ब लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हेल्प कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं आता है। नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस इज यूज्ड विदाउट अ मेन वर्ब, कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना यूज नहीं होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना यूज नहीं होता है, सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना ही है। ठीक है, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब निश्चित रूप से होगा। तो देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, अब बताइए कहीं पर मेन वर्ब है? नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत हो गया, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। आपको एक मेन वर्ब देना ही पड़ेगा क्योंकि मेन वर्ब के बिना सेंटेंस होता ही नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं कि इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे सही करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ही डज नॉट नीड एनी बुक, हम लोग लिखते हैं ही डज नॉट नीड एनी बुक। He does not need any book। अब देखिए डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और नीड आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखिएगा, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब निश्चित रूप से होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब निश्चित रूप से होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब निश्चित रूप से होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब निश्चित रूप से होगा। मेन वर्ब अकेले आ सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये टीच आपका इन्फिनेटिव है और ये जो साइंस लिखा हुआ है इस टीच वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये जो साइंस लिखा हुआ है ये साइंस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये टीच वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये जो टीच वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उसका ऑब्जेक्ट है। और ये जो एनी बुक लिखा हुआ है ये एनी बुक आपका यहाँ पर नाउन है, ये जो एनी बुक लिखा हुआ है एनी बुक आपका नाउन है, जिसमें कि बुक नाउन है और एनी उसका एडजेक्टिव है। तो ये आपका सेंटेंस था। तो यहां से आपने क्या सीखा कि नीड और डेयर का को हम लोग सेमी मॉडल कहते हैं, इसलिए इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। नीड और डेयर के बाद अगर नॉट लगा हुआ रहेगा तब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है तो एक मेन वर्ब निश्चित रूप से यूज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, the number of foreign workers that are allowed to enter into Japan have increased। इसमें दो एरर है, इसमें दो एरर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ये वाला पोर्शन देखिए यहां पर लिखा हुआ द नंबर ऑफ। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं भी ये लिखा हुआ मिल जाए आपको द नंबर ऑफ लिखा हुआ मिले,
अगर कहीं पर द नंबर ऑफ लिखा हुआ मिलता है, या एक वर्ड और होता है आपका अ नंबर ऑफ होता है, दो चीज होता है, द नंबर ऑफ होता है और अ नंबर ऑफ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बाद हम लोग जिस नाउन का यूज करते हैं वो नाउन आपका हमेशा प्लूरल होगा, चाहे द नंबर ऑफ लिखा हुआ रहे या अ नंबर ऑफ लिखा हुआ रहे, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा ही प्लूरल होगा। इन दोनों के बाद हम लोग जिस नाउन का यूज करेंगे वो नाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन अंतर होता है वर्ब के केस में, द नंबर ऑफ के बाद हम लोग जिस वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ के बाद जिस वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद हम लोग जिस वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब भी आपकी प्लूरल होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर से समझिए, देखिए द नंबर ऑफ लिखा हुआ रहे या अ नंबर ऑफ लिखा हुआ रहे, नाउन दोनों ही केस में आपका प्लूरल होगा, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर और अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब आपकी प्लूरल होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए द नंबर ऑफ लिखा हुआ और फॉरेन वर्कर्स लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर ये नाउन आपका प्लूरल है, ये जो फॉरेन वर्कर्स लिखा हुआ है ये वाला नाउन देखिए आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका प्लूरल है, यहाँ तो बिल्कुल सही है। अब देखिए ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो उसके साथ जो भी क्लॉज लिखते हैं वो रिलेटिव क्लॉज होता है। देखिए दैट के साथ यहां से ये क्लॉज लिखी गई है, ये वाली क्लॉज यहां से यहां तक लिखी गई है, तो दैट के साथ जो भी क्लॉज लिखते हैं वो रिलेटिव क्लॉज होती है, और रिलेटिव क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है यहां से लेकर के यहां तक, दैट से लेकर जापान तक, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर देखिए द नंबर लिखा हुआ है, और ये इसके लिए हमको वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन देखिए यहां पर हैव लिखा हुआ है, तो ये जो हैव लिखा हुआ ये हैव नहीं हो कि यहां पर क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए। तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तो ये जो हैव लिखा हुआ इस हैव को हटाइए, हैव के बदले हैज कर दीजिए। ये एक गलती थी। एक गलती इसमें और है, एक गलती इसमें और है, वो कहां है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी एंटर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी एंटर लिखा हुआ है और एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहे तब एंटर के साथ आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज मत कीजिएगा, नो प्रीपोजिशन, इसके बाद नो प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज मत कीजिएगा। कब, जब एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहे तब एंटर के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लगता है एंटर के साथ प्रीपोजिशन, लेकिन अगर प्लेस का नाम लिखा होता है तब प्रीपोजिशन नहीं लगता है। देखिए एंटर के बाद यहाँ पर जापान लिखा हुआ है, तो जापान क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो अगर प्लेस का नाम है तो यहाँ पर इनटू को क्या कीजिए, हटा दीजिए, यहाँ पर दो एरर था। ठीक है, अब देखिए एंटर के साथ हम लोग लगाते हैं प्रीपोजिशन लगाते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट या ट्रीटी, एग्रीमेंट या ट्रीटी, संधि, ठीक है ना, या फ्रेंडशिप, एंटर इनटू अ फ्रेंडशिप, इसका अर्थ होता है दोस्ती की शुरुआत, एक संधि की शुरुआत, ये हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एंटर के साथ देखिए यहां पर इनटू का यूज हुआ है, तो एंटर के साथ इनटू का यूज होता है, कब नहीं होता है, जब उसके बाद कोई प्लेस लिखा हुआ रहता है तब वहां पर हम लोग इनटू का यूज नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका एरर था। अब एक बात समझिएगा, ये जो फॉरेन लिखा हुआ वर्कर्स के पहले, देखिए वर्कर्स है और वर्कर्स के पहले फॉरेन लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा फॉरेन जो होता है वो हमेशा ही एडजेक्टिव है। एक बात ध्यान दीजिएगा, फॉरेन अगर कहीं पर लिखा हुआ होता है तो ये जो फॉरेन होता है ये आपका हमेशा ही एडजेक्टिव होता है। और एक वर्ड और होता है आपका, एक वर्ड होता है अब्रॉड, एक वर्ड होता है अब्रॉड, और ये जो अब्रॉड होता है ये अब्रॉड आपका एडवर्ब का काम करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फॉरेन ऐसा एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होगा, ये कभी भी नाउन के बिना नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, फॉरेन के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है। हम लोग बोलते हैं ना फॉरेन कल्चर, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन लैंग्वेज,
ये सब बोलते हैं फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है। आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी है। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका एडजेक्टिव है और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर नाउन है। ये बात याद रखिए। और दैट आर अलाउड लिखा हुआ, ये बात कही जा रही है वर्कर्स के लिए। कह रहा कि नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स जिसको कि अलाउ किया गया है जापान में, वो बढ़ गया है। वो क्या हो गया? बढ़ गया है। तो ये बात आपको इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, एज सुन एज आई अराइव्ड एट होम आई न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहां पर एज सुन एज लिखा हुआ, ये जो एज सुन एज है ये आपका कंजंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एज सुन एज लिखा हुआ है, एज सुन एज आपका कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कंजंक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दैट लिखा हुआ है, ये वाला दैट, ये दैट जो लिखा हुआ, ये दैट भी आपका कंजंक्शन है। ये दैट भी आपका कंजंक्शन है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, दो कंजंक्शन लिखा हुआ है, तो अगर दो कंजंक्शन लिखा हुआ है तो दो दो हमको सेंटेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना, दो सेंटेंस भी होना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है एज सुन एज, दो कंजंक्शन है तो तीन सेंटेंस होनी चाहिए। तो एक सेंटेंस देखिए यहां पर लिखा हुआ आई अराइव्ड एट होम, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है आई न्यू, ये है। और तीसरा सेंटेंस देखिए समथिंग वाज रॉन्ग, तीन सेंटेंस लिखा हुआ, तो ये कंजंक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहां पर होम लिखा हुआ है, इस होम को देखिए, ये जो होम लिखा हुआ है इस होम को देखिए। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका हाउस, एक वर्ड होता है आपका हाउस, और एक वर्ड होता है आपका होम। एक वर्ड हाउस होता है और एक वर्ड आपका होता है होम। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो हाउस है, हाउस आपका नाउन होता है। ये जो आपका हाउस है, हाउस आपका नाउन होता है। लेकिन ये जो होम होता है, होम आपका एडवर्ब होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, होम का यूज हम लोग एडवर्ब के रूप में करते हैं। फिर से समझिएगा, हाउस आपका नाउन होता है और होम आपका एडवर्ब होता है, पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, हमें आप ये बतला दीजिए कि अगर कहीं पर कोई प्रेपोजिशन लिखी होती है तो प्रेपोजिशन के बाद दो ही चीज का यूज होता है, या तो किसी नाउन का यूज होगा या प्रोनाउन का यूज होगा, बस दो ही चीज का यूज होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा, वर्ब का यूज नहीं होगा, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, इन सब का यूज कभी नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एट लिखा हुआ है और ये होम लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये होम आपका यहाँ पर एडवर्ब है। ये जो होम लिखा हुआ है ये होम आपका एडवर्ब है। तो बताइए ये जो एट प्रेपोजिशन यहाँ पर लिखी हुई है, तो बताइए प्रेपोजिशन के बाद कभी भी एडवर्ब का यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहां से आप क्या कीजिए, इस एट को यहां से हटा दीजिए, इस एट को यहां से हटा दीजिए और अब सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही है। एज सुन एज आई अराइव्ड होम, अब सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिए, हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, रोहन वेंट टू हिज होम। हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, रोहन वेंट टू हिज होम। अब आपको यह बतलाना है कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। तो एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहां भी होम लिखा हुआ है। अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी होम लिखा हुआ है, समझिए, अगर कहीं भी होम लिखा हुआ रहे और होम के पहले कोई पॉजिटिव केस आ जाए, अगर कहीं भी होम लिखा हुआ है और होम के पहले कोई भी डिटरमिनर का यूज हो जाए, होम के पहले अगर किसी डिटरमिनर का यूज होता है, होम के पहले अगर कोई डिटरमिनर का यूज होता है, डिटरमिनर कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर होम के पहले ये लिखा हुआ रहे, माई लिखा हुआ रहे, योर लिखा हुआ रहे, हिज लिखा हुआ रहे, आवर लिखा हुआ रहे, राम्स लिखा हुआ रहे, मोहन्स लिखा हुआ रहे, कुछ भी लिखा हुआ रहे, ये सब का सब आपका डिटरमिनर है। तो अगर होम के पहले ये सब कुछ भी लिखा होता है, तब समझ जाइए कि ये होम आपका नाउन है, ये होम आपका नाउन बन जाता है। होम के पहले अगर ये सब कुछ भी लिखा हुआ रहे तब होम आपका नाउन बन जाता है, और तब वहां पर हम लोग प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए होम के पहले हिज लिखा हुआ, तो ये वाला पोर्शन आपका टोटल क्या बन गया? ये आपका नाउन बन गया, ये वाला पोर्शन आपका नाउन बन गया। अब देखिए
वेंट ये गो से बना है, गो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई नाउन लिखेगा तो आपको प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। अब ये प्रेपोजिशन यहाँ पर क्या है, सही है। ये जो टू लिखा हुआ, ये टू आपका यहाँ पर क्या है, ये सही है। तो अब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो याद रखिएगा, होम का यूज अकेले कीजिएगा, तब उसके साथ प्रेपोजिशन का यूज मत कीजिएगा। लेकिन होम के पहले अगर कोई डिटर्मिनर लिखा हुआ है तब वहां पर प्रेपोजिशन का यूज होता है। इसी बात पर एक सेंटेंस और लिख देते हैं। हमने लिखा आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। ये जो लिखा हुआ है आई एम एट होम, देखिए यहां पर भी देखिए होम के पहले एट लिखा हुआ था तो गलत था, तो इसका मतलब यहां भी गलत होना चाहिए। यहां भी होम के पहले एट लिखा हुआ तो ये गलत होना चाहिए। यहां पर हमने एट को हटाकर सही किया था। अब आप यहां से एट को हटाकर सही कीजिए और तब सेंटेंस को पढ़िए। आप एट को मत लिखिए और तब पढ़िए आई एम होम, मैं घर हूं। क्या ये सही हुआ, नहीं हुआ। तो ये जो एट होम होता है, ये जब आदमी कोई घर पर होता है तब उसके लिए एट होम का यूज करते हैं। ये इडियोमेटिक वर्ड है, आई एम एट होम, यानी कोई अगर घर पर है तब इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। ये सेंटेंस सही है। इसका अर्थ हो गया कि मैं घर पर हूं। आई एम एट होम का अर्थ हो गया कि मैं घर पर हूं, और ये वाला सेंटेंस आपका सही है। तो ध्यान पर रखना है कि होम के पहले एट का यूज इस कंडीशन में होगा, लेकिन यहां पर ऊपर वाले कंडीशन में होम के साथ एट का यूज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि आपका हाउस नाउन होता है, हाउस के पहले प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। हाउस आपका नाउन होता है लेकिन होम आपका एडवर्ब होता है। तो अगर होम एडवर्ब है तो उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर होम के पहले कोई डिटर्मिनर यूज हो गया तब होम नाउन बन जाता है और उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज वेल एज दे यूज्ड टू बी अर्ली इन द दे यूज्ड टू बी अर्ली दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। कह रहा कि इन दिनों जॉब का उतना अवसर नहीं है जितना कि 70s के समय में हुआ करता था। ये लिखा हुआ है। अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, देखिए दो वर्ड होता है। एक वर्ड होता है आपका एज एज, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आपका होता है एज एज, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है आपका सो एज, एक वर्ड होता है आपका सो एज, ठीक है ना। ये जो एज लिखा हुआ है इसका यूज आप चाहे तो पॉजिटिव सेंटेंस में कर दीजिए फिर भी सही है, और आप इसका यूज निगेटिव सेंटेंस में कर दीजिए फिर भी सही है। लेकिन सो एज का यूज केवल निगेटिव सेंटेंस में होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसका यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये जो एज और सो एज है इसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में एज एज और सो एज के बीच में ध्यान दीजिएगा, ये जो एज एज और सो एज है इस दोनों के बीच में हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। कभी भी कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव का यूज नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब एक बात समझिएगा, जिस तरह से एडजेक्टिव का पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव होता है उसी तरह से एडवर्ब का भी पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव होता है। तो एज एज और सो एज के बीच में कोई एडजेक्टिव भी आप लिख सकते हैं और कोई एडवर्ब भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। एज एज और सो एज के बीच में आप चाहें तो एडजेक्टिव लिख लीजिए फिर भी सही है, एडवर्ब लिख लीजिए फिर भी सही है, दोनों सही है। अब एडजेक्टिव तब लिखेंगे जब किसी नाउन के बारे में बात करनी हो, एडवर्ब तब लिखेंगे जब किसी वर्ब के बारे में बात करनी हो। अब एक चीज और समझिए, देखिए दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका गुड, एक वर्ड होता है आपका गुड, और एक वर्ड होता है आपका वेल। ये दोनों ही आपका पॉजिटिव डिग्री है, और इसका कॉम्परेटिव डिग्री जो होता है बेटर होता है। इसका कॉम्परेटिव डिग्री बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री आपका बेस्ट होता है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है, बेटर कॉम्परेटिव है, और ये सुपरलेटिव है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, गुड जो होता है ये गुड आपका एडजेक्टिव है, ये जो गुड है ये गुड आपका एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो वेल लिखा हुआ है वेल आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। और ये दोनों ही आपका पॉजिटिव डिग्री है, और ये बेटर आपका कॉम्परेटिव है। ध्यान दीजिएगा, ये बेटर जो लिखा हुआ है ये कॉम्परेटिव है, और ये आपका दोनों होता है, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी है।
ये आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका एडवर्ब भी है। उसी तरह बेस्ट के साथ भी है, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका एडवर्ब भी होता है, ये आपका दोनों होता है। तो ध्यान दीजिएगा, गुड केवल एडजेक्टिव है, वेल केवल आपका यहाँ पर एडवर्ब है, और ये दोनों पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कॉम्परेटिव है और ये आपका सुपरलेटिव है। अब आइए क्वेश्चन पर, देखिए यहां पर देखिए एज वेल एज लिखा हुआ है, एज वेल एज लिखा हुआ है, यानी कि दो एज के बीच में हमने एक एडवर्ब का यूज कर दिया है, दो एज के बीच में हमने एडवर्ब का यूज किया है, क्योंकि वेल आपका एडवर्ब है। तो अगर ये एडवर्ब है तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये जो आर लिखा हुआ है ये आर आपकी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है, क्योंकि ये बात कही जा रही है इस नाउन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये जो नाउन लिखा हुआ है इस नाउन के बारे में ये बात किया जा रहा है, ठीक है ना। ये जॉब अपॉर्चुनिटी उनका अच्छा नहीं है, तो नाउन के बारे में जब भी कोई बात कीजिएगा तो वहां पर एडवर्ब नहीं, नाउन के बारे में हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये जो वेल लिखा हुआ है, वेल को हटाइए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, गुड कर दीजिए, यहाँ पर गुड कर दीजिए। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए कह रहा कि these days, इन दिनों, job opportunities are not as good as they used to be in the early 70s। इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज उतने नहीं है जितने 70s में हुआ करते थे। अब देखिए ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ ये आपका प्लूरल है, ये वाला नाउन जो लिखा हुआ ये नाउन आपका प्लूरल है, और इसी नाउन के लिए देखिए यहाँ पर दे का यूज हुआ है, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है इसी नाउन के लिए यहाँ पर देखिए दे का यूज हुआ है, ये वाला, चूंकि नाउन प्लूरल था तो प्लूरल के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं, ठीक है ना। और अभी आपको बतलाएं यूज्ड टू जो होता है ये मॉडल होता है, यहाँ पर देखिए ये मॉडल है, ये वाला यूज्ड टू आपका मॉडल है। और ध्यान रखिएगा जब यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल के लिए करते हैं तो ये पास्ट के आदत को बतलाता है। अगर यूज्ड टू कहीं पर लिखा हुआ है और अगर ये यूज्ड टू आपका मॉडल है, अगर ये यूज्ड टू आपका मॉडल है तो ये जो है तब पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है, पास्ट हैबिट को बतलाता है, यानी कि पहले ऐसा हुआ करता था, 70s में ऐसा हुआ करता था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे थे, अब उतने नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये टू इन्फिनिटिव है तो देखिए यहाँ पर V1 का यूज हुआ है, अभी बतलाए थे ना कि जब मॉडल होता है तब वो टू इन्फिनिटिव होता है और उसके बाद हम लोग V1 का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, सी sings as good as, she sings as good as, she dances, she sings as good as she dances। अब बताइए तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? she sings as good as she dances, वह उतना ही अच्छा गाती है जितना अच्छा वो नाचती है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए हमने as good as लिखा है, यहां पर हमने as good as लिखा है, और ये जो good लिखा है हमने एडजेक्टिव लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप ये जो यहां पर वर्ड good लिखी हुई है ये बात किसके बारे में कहा जा रहा है? ये बात कही जा रही है sing के बारे में, और ये sing आपकी वर्ब है, ये जो सिंग लिखी हुई है ये सिंग आपकी यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, एडवर्ब का यूज होता है। तो ये जो गुड लिखा हुआ यहाँ पर गुड को हटाइए, गुड के बदले यहाँ वेल कर दीजिए, ये जो गुड है गुड के बदले वेल कर दीजिए, एज वेल एज, और अब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखिएगा अगर कहीं पर एज गुड एज लिखा हुआ है, अगर कहीं पर एज गुड एज लिखा हुआ है तो ये किसी नाउन के बारे में बात करेगा, अगर कहीं पर कोई नाउन है तब इस नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एज गुड एज का यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी वर्ब की विशेषता हमको बतलानी हो तब वहां पर हम लोग एज वेल एज का यूज करते हैं। एक एज वेल एज आपका प्रेपोजिशन भी होता है, ध्यान रखिएगा, एक एज वेल एज आपका प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। ये था, तो ये आज का सेशन था, आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा बाबू, देखिए मेरा चैनल अभी नया नया है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाना शुरू किए हैं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों के मदद की जरूरत है,
ठीक है। थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और विश्वास रखिए इंग्लिश आपको सिखा देंगे, घबराइए नहीं, इंग्लिश सिखा देंगे, एकदम बच्चा की तरह पढ़ाकर इंग्लिश आपको सिखा देंगे। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।